इंस्पेक्टर आचार्य का बहुत मन हो रहा था कि वो सामने बैठे इस व्यक्ति को ढूंढ कर रख दे। मतलब साफ जाहिर था कि जो भी हुआ था वो 18वें माले वाले फ्लैट से ऑपरेट किया गया था और बाद में पागल हो चुका प्रणय उस अपार्टमेंट की पार्किंग में मिला। वो कोई मुश्किल काम नहीं था। इतनी बड़ी रिहायशी इमारत में कोई भी हो सकता था जो उन कांड करने वालों से मिला हुआ हो, या उसे भी उन्होंने मजबूर किया हो इसी एजेंट की तरह। उसके लिए अपनी कार से ये करना क्या मुश्किल था। हाँ, मुश्किल तब होता जब उसे वापस उस फ्लैट में पहुंचाना होता। अब तक जो भी होता आया था उसे देखते हुए तो प्रणय को वापस उस फ्लैट में आना चाहिए था ना, मगर वो पार्किंग में मिला था। यही साबित करती है कि ये सोची समझी योजना थी। आप बाद में तो आ सकते थे पुलिस के पास। इंस्पेक्टर आचार्य ने उसे झड़का। अशोक कुछ बोलने को हुआ मगर तभी वहां रखा फोन बजने लगा। हेलो। आचार्य ने फोन उठाया। सर, आपकी गेसिंग बिल्कुल सही निकली, फोन पर उसका सब इंस्पेक्टर बोला। आचार्य के कहने पर ही वो ओबेरॉय फार्म हाउस की तलाशी लेने गया था। उसने सुई तलाशने जितनी बारीकी से वहां की तलाशी ली थी और अंततः उसे हॉल में लगी एसी डक्ट में कुछ मिला था। माइक्रो स्पीकर है सर, इनका ऑपरेटिंग साउंड सिस्टम भी होगा। ज्यादा तो चेक करने पर पता चलेगा, पर बोपची बता रहा है इसकी रेंज 30 मीटर तक हो सकती है। सब इंस्पेक्टर ने बताया। बोपचे उनकी टीम का तकनीकी विशेषज्ञ था और इंस्पेक्टर आचार्य सब समझ गया। वो अजीब सी आवाज विक्टिम क्यों सुन पाते थे, इन्हीं स्पीकर की वजह से। उसे यकीन था कि स्पीकर एक से ज्यादा फिट किए गए होंगे। गलती से ये वाला छूट गया जो अभी उसके सब इंस्पेक्टर को मिला। इससे भी क्या बिगड़ गया उन कांड करने वालों का। और इंस्पेक्टर आचार्य को उस पुरानी फैक्ट्री में कुछ सिलेंडर भी मिले थे जिनमें अजीब सी गंध भरी थी, वही जिसे बेहोशी की गैस के साथ छोड़ा जाता था। सायरन का गीत और उसकी गंध दोनों का बखूबी इंतजाम किया गया था। दूसरी तरफ नैना अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। वो बार बार मोबाइल उठाती, कबीर का नंबर लगभग मिला देती, फिर कॉल बंद भी कर देती। क्यों कबीर को परेशान करना जबकि वो किसी महत्वपूर्ण काम से अपने शहर से इतनी दूर गया है। पर उसका मन भी नहीं लग रहा था। कबीर इतनी दूर था, उधर अस्पताल में एकांक की हालत नाजुक बनी हुई थी और इन सब के बावजूद जैसे उसकी लड़की हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी। ये उसका स्वभाव नहीं था। तभी उसके पिता घबराए हुए से अंदर आए। नैना, नैना पुलिस। मैं पुलिस नहीं हूँ पापा, आप कुछ भी बोलते रहते हो, वो उदासी से बोली। अरे पुलिस आई है, उसके पिता इस अंदाज में बोले मानो प्रलय आ गई हो। नैना नीचे पहुंची। हमेशा की तरह इंस्पेक्टर आचार्य चेहरे पर शांति के भाव लिए बैठा था। अगर साथ स्टाफ नहीं होता तो ऐसा लगता नैना का चाचा या मामा उससे मिलने घर आया हो। आप? वो उलझन से बोली। बैठिए, रिलैक्स, वो आराम से बोला। नैना बैठ गई। जब आपका बेटा गायब हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थे? इंस्पेक्टर आचार्य ने नैना के पिता से पूछा। एक मैरिज रिसेप्शन में गए हुए थे, नैना के पिता ने बताया। घर पर और कौन था? बस अंकुश ही था। इंस्पेक्टर आचार्य ने अजीब नजरों से उन्हें देखा। ये तो होता रहता है सर, वो कोई बच्चा तो नहीं, हम घर पर उसे छोड़कर जाते रहते हैं, वो बोले। और इंस्पेक्टर आचार्य को भी उनकी बात सही लगी। आपको ठीक ठीक पता है वो कहाँ से गायब हुआ, घर के किस हिस्से से? नैना के माता पिता सोचने लगे। शायद यहीं इसी हॉल से, क्योंकि यहाँ उसके शू और जैकेट पड़े हुए थे और रूम क्लीन था, मतलब वो अपने रूम में नहीं गया था। नैना की माँ बोली। हाँ, और जब वो वापस आया तो आपको कहाँ मिला, मतलब घर में ठीक किस जगह पर? इंस्पेक्टर आचार्य ने पूछा। नैना और उसके माता पिता आपस में अब एक दूसरे को देखने लगे। नैना को याद आया कि उस रात दर्शित ने उसे घर छोड़ा था। एक लंबे समय बाद वो अपने घर आई थी और जब वो घर आई तो उसे अंकुश अपने कमरे में मिला। उसे आए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे उसकी मानसिक हालत थी वो छिपा नहीं रहता। यही बात उसने इंस्पेक्टर को बता दी। मैं कमरा देख सकता हूँ अंकुश का? इंस्पेक्टर आचार्य ने पूछा। नैना उठ खड़ी हुई और अपने पीछे आने को कहा। जब वो सीढ़ियों पर आई तो इंस्पेक्टर आचार्य ने पूछा। फर्स्ट फ्लोर? जी, मेरा और अंकुश का रूम फर्स्ट फ्लोर पर है, मम्मी पापा का रूम और गेस्ट रूम नीचे है। और वो भी सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो दोनों अंकुश के कमरे के बाहर पहुंचे। दरवाजा बंद था। अंकल, वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं, नैना बोली। कोई बात नहीं बेटे, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया, वो हर तरफ देखता हुआ बोला।
नैना की कुछ समझ में नहीं आया, पर इंस्पेक्टर आचार्य सब समझ चुका था। ये लोग जो भी थे अपने शिकार सावधानी से चुनते थे। ये उनकी पूरी जानकारी जुटाते थे और उसके बाद ही कुछ करते थे। अंकुश के मामले में भी यही हुआ था। उसके माता पिता का कमरा नीचे था और उसका पहली मंजिल पर। रात के समय जब सो रहे हो सब, पूरी कॉलोनी शांत हो, तो पूरी शांति के साथ बेहोश अंकुश को किसी बालकनी की मदद से ऊपर छोड़ देना मुश्किल तो था, मगर नामुमकिन नहीं। जरूर यही हुआ था। क्या हुआ आप? नैना बोलने लगी। अंकुश के मामले में वो पेंटिंग कहाँ आती है? इंस्पेक्टर आचार्य ने पूछा। नैना एक पल को हिचकिचाई, फिर उसने बताया कि उसे वो उसके मोबाइल पर मिली थी। और उसे भेजी किसने थी? इंस्पेक्टर ने पूछा। नैना और भी घबरा गई। कैसे एकांक का नाम ले? वो अब भी उसकी परवाह करती थी। देखो, अब ये सारा मामला लगभग खुलकर सामने आ चुका है और मैं तारीफ करूंगा कि ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है। तो पुलिस की थोड़ी और मदद करो और हमें खुलकर सारी बात बताओ, जो भी तुम जानती हो। आज नहीं तो कल हम सच्चाई तक तो पहुंचेंगे ही। इंस्पेक्टर आचार्य अब भी बड़े स्नेह से उससे बात कर रहा था, मगर उसकी आवाज में एक सख्ती भी नैना महसूस कर पा रही थी। नैना भी सोचने लगी, अगर ये सब एक ड्रामा है, सोची समझी साजिश है, तो इसका हिस्सा एकांक भी है। आखिर उसके भाई को टूटी छत वाली पेंटिंग की इमेज उसी ने भेजी थी। वो एकांक है, नैना बोली। इंस्पेक्टर उसे घूरता रहा। मगर सच कहूँ तो मैं नहीं जानती वो कौन है, नैना बोली, और एक बार फिर उसकी आंखों से आंसुओं चमकने लगी। वो उसे बेहद चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात से चोट खाई हुई थी कि शायद एकांक ने उसे धोखा दिया था। कम से कम सारी बातें सच तो नहीं ही बताई थी। वो शायद अब भी उसका सच जुबान पर नहीं लाती, मगर मजबूर थी। इंस्पेक्टर आचार्य शांत लेकिन बहुत ही खाक पुलिसिया था, और अब नैना को भी लग रहा था कि सच पूरी तरह सामने आ ही जाए, ताकि जितने लोग अब तक फंसे हुए हैं उनका पता चले। हम उस लड़के के बारे में पता लगा रहे हैं, मगर मुश्किल हो रहा है। खैर, देर सवेर पता तो चलेगा ही, इंस्पेक्टर आचार्य बोला। नैना थोड़ी उत्सुकता से उसे देखा। उसके मन में भी अनार की तरह कई सवाल छूट रहे थे। आखिर कौन है एकांक? उसकी अपनी पहचान क्या है? उसका असली नाम क्या है? कुछ तो होगा ना। आप और कितनों को जानती है जो इस तरह शिकार हुए? इंस्पेक्टर आचार्य ने पूछा। मेरा एक्स संचित। और वो अकेला रहता होगा किसी ऐसी जगह पर जहां से उसे गायब कर देना आसान रहा होगा, राइट? इंस्पेक्टर आचार्य ने कहा, और नैना उसकी शक्ल देखने लगी, क्योंकि ये सच था। विवेक साहनी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से गायब हुए। वहां उनके मौजूद होने का गवाह तो था, मगर गायब होते हुए देखने को कोई नहीं। फिर जीत ओबेरॉय, वो वीरान फार्म हाउस जहां उनके अलावा बस एक वॉचमैन होता है। आपका एक्स संचित जो अकेला रहता था। आपका भाई जो आपके पेरेंट्स के ना होने की कंडीशन में अकेला था, इंस्पेक्टर आचार्य ने कहा। और कबीर, वो भी तो, नैना बोली और उसकी आंखें भर आई। एकांक ने कबीर को भी नहीं बख्शा, जिसने इतनी मदद की थी उनकी। कबीर और नियति कितना अच्छा सोचते थे उनके बारे में वो दोनों ही। मगर अंकल, इंस्पेक्टर बहल, उनके साथ तो दो लोग थे ना, वो कांस्टेबल बलवीर सिंह और हवलदार जयेश मिश्रा, और वो गायब भी पुलिस स्टेशन में हुए। नैना बोली। मुझे लगता है वो किडनैपिंग इस लाइन को टो करने के लिए हुई है कि वो कितनी खतरनाक सुपरनैचुरल एंटिटी है, जिससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके शिकार आम सिविलियन है या पुलिस के लोग। और कबीर के कहने पर बहल उस पेंटिंग के बारे में छानबीन कर रहा था, कई जगह से उसे बरामद तक किया था। इतना सब होने के बाद अगर वो लोग बहल और उसके हवलदार को निशाना नहीं बनाते तो ये शक उपजाऊ बात होती, क्योंकि पुलिस से डरने वाले लोग कुछ और कहलाते हैं, कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं। नैना सोचने लगी, हाँ, बात में दम तो था। और वैसे भी बस नाम ही है पुलिस वाले और पुलिस स्टेशन का। जानती ही हो बहल कैसा पुलिस अधिकारी था। रात का समय था जब उसके थाने में उसके सिवा दो लोग और थे, जैसा वो वैसे उसके स्टाफ। और जिस समय वो गायब हुए उसके लगभग 3 घंटे बाद ही किसी ने थाने में कदम रखा, तब जाकर पता चला कि वहाँ क्या हो गया था। तो उसका किडनैप होना भी कोई बड़ी बात नहीं।
माना कि वो पुलिस वाला था। इंस्पेक्टर अपने लोगों के साथ वहां से चला गया और नैना पेंडुलम की तरह झूल रही थी। पता नहीं क्या सच सामने आना बाकी था। एकांक का क्या होगा, उसकी पहचान का पता नहीं चल पा रहा है, ये बड़ी बात है। मगर जब पता चलेगा तब क्या होगा। दूसरी ओर कबीर और दर्शित को अपनी कोशिशें जारी थी। सामने विकराल समंदर लहरा रहा था। उससे होकर आती हवाएं उनके बाल उड़ा रही थी। छोटी छोटी लहरें उठती, किनारे पर आकर विकराल लहर में बदल जाती और किसी चट्टान से टकरा कर ध्वस्त हो जाती। सब शांत था वहां, सिवाय कुछ समुद्री पंछियों के शोर के। उनके पंख देखकर भी दर्शित को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मगर वो नहीं आई जिसका उन्हें इंतजार था, बल्कि मौसम खराब होने लगा। कबीर ने ऊपर देखा और एक बूंद उसके चेहरे से टकराई। बारिश होने वाली थी शायद। हवाएं और तेज हो गई। मैं जानता था, जिसे देखो बस कहानी बनाता रहता है। दर्शित गुस्से में एक पत्थर पर पैर मारता हुआ बोला। कबीर ने उसकी तरफ देखा। होगी वो कोई साधारण सी लड़की जिसे सुसाइड कर लिया होगा, बस कहानी बना डाली उसकी। मुझे यकीन है वसुमती कोई साधारण सी लड़की रही होगी। दर्शित बोला, जिसे गुस्सा जल्दी आ जाता था। मगर कबीर शांत बना रहा। वो वापस अपने होटल पहुंचे। दर्शित, कबीर ने खोए स्वर में कहा, एक बार फालतू काम समझ कर ही सही मेरे साथ चलो। कहाँ? उस पुराने गेस्ट हाउस वाले खंडर में। और अगर वहां कुछ भी नहीं मिला तो हम फिर सोचेंगे कुछ। दर्शित कुछ बोलने को हुआ। दर्शित प्लीज, कोई सवाल नहीं, बस चलो, कबीर बोला। दर्शित ने जेब से चाबी निकाली और कार स्टार्ट की। उसने कार उसी पुराने गेस्ट हाउस के पास रोकी। हम पीछे से ही अंदर चलेंगे, उधर जो नया गेस्ट हाउस है उससे दूर ही रहो, कबीर बोला और उतर गया। दर्शित भी उसके पीछे उतर गया। वो उस खंडहर के नजदीक पहुंचे। इसे लेक हाउस की तरह बनाया गया था। दर्शित उसे देखता हुआ बोला। कबीर ने भी देखा कि उस गेस्ट हाउस का सामने का हिस्सा झील से बिल्कुल लगा हुआ था। वो झील के पास ही था, ऐसे में इसकी जमीन का धसक जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कबीर उसे घूरता रहा। पिछली बार जब उसने इस खंडहर को देखा था तो उसे महसूस हुआ था कि कोई उसके अंदर से उसे देख रहा हो। अब भी वो उसे घूरे जा रहा था। हम अंदर चलेंगे? दर्शित ने पूछा और कबीर ने सर हिलाया और धीरे से उसकी तरफ चल दिया। वो सतर्क थे, मगर फिर भी। हम किसी को बताकर भी नहीं आए हैं, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो, दर्शित बोला। अब चलो भी, ओखली में सर दे ही दिया है तो फिर क्या डरना, कबीर बोला। वो उस खंडहर के अंदर आए और आते ही उन्हें झटका लगा। वहां फर्श पर थोड़ा पानी भरा हुआ था। दर्शित ने कबीर की तरफ देखा। शायद रिश्क आया हो, अगर जमीन खोखली है तो, कबीर बोला। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी भी समय ये खंडर हमें अपने अंदर लिए लिए ही जमीन में समा जाएगा, दर्शित बोला। थैंक्स दर्शित, रात के समय हम इस उजाड़ भूथा खंडर में खड़े हैं। और क्या कमाल की बात कही तुमने, इससे वाकई बहुत हिम्मत मिली मुझे, कबीर ताना मारता हुआ बोला और आगे बढ़ गया। उन दोनों ने ही अपने अपने मोबाइल से रोशनी कर रखी थी। उनके अंदर आते ही वहां खलबली मच गई। कुछ छोटी चमगादड़ें खिड़की से बाहर भाग गई और चूहे भी इधर उधर भागने लगे। वो दोनों हल्का सा चौंक पड़े, फिर एक दूसरे को हिम्मत दी और आगे बढ़े। कबीर ने हाथ ऊपर किया और उस पूरी जगह पर रोशनी डाली। वो घर पूरी तरह खाली नहीं था। वहाँ कुछ पुराने फर्नीचर, मोमबत्ती स्टैंड, दीवार पर लगी तस्वीरें और सड़ चुके कालीन भी थे। उस गेस्ट हाउस में 2 कमरे थे। एक बैठक लग रहा था और दूसरा शयन कक्ष। वहाँ भी कबाड़ में बदल चुका बिस्तर एक दीवार से लगा हुआ था और बाकी वो कमरा हॉल की तरह बहुत बड़ा था। क्या रखा है यहाँ कबीर, चलो ना अब चलते हैं, दर्शित बोला। उसे अब डर लग रहा था। अभी रुको, कबीर धीरे से बोला। दर्शित सशंकित होकर हर तरफ देख रहा था, तो वहीं कबीर को फिर महसूस हो रहा था जैसे ये वीरान पड़ा खंडहर उससे कुछ कहना चाह रहा हो, कुछ बताना चाह रहा हो। वो दोनों वापस बाहरी कमरे में आए। अब तक दर्शित कबीर का बहुत बड़ा फैन बन चुका था, जिसमें इतनी हिम्मत है। उसे उस पर शक होने लगा था कि वो चीज़ क्या है, मगर
जो खुद आवाज हो उसे अंधेरे क्या डराएंगे। कबीर ने देखा कि वहीं बाहरी कमरे के एक कोने पर सीढ़ियां बनी हुई थी। अरे यार, अब वहां नहीं। दर्शित की आह निकल गई। उस इमारत का पहला माला तो और भी डरावना लग रहा था। कबीर, अरे यार तुम वापस चले जाओ अगर इतना ही डर। कबीर बोलता हुआ रुक गया। वो खींचकर उसकी तरफ मुड़ा ही था जब उसे कुछ नजर आया था। एक साया, एक रहस्यमय साया जो उस कमरे के बीचों बीच पल भर को दिखा और गायब हो गया। कबीर को भी अब थोड़ा डर लगा, मगर उसने ये बात जाहिर नहीं की। दर्शित का वैसे ही डर से बुरा हाल था। तुम सच में बाहर जाकर इंतजार करो, मैं बस ऊपर का एक राउंड लगा कर आता हूँ, कबीर बोला। यह भी अपने आप में डरावनी बात ही थी कि वहां कोई भी नहीं था, मगर वो आपस में इस तरह फुसफुसा कर बातें कर रहे थे जैसे वहां कोई हो जो उन्हें सुन लेगा। उस खंडहर की एक एक दीवार तक सांस लेती हुई महसूस हो रही थी। दर्शित ने कुछ नहीं कहा, मगर उसे कबीर को छोड़कर जाना भी मंजूर नहीं था। कैसे वो इस खंडहर में उसे अकेला छोड़ दे। अगर कबीर हिम्मत कर रहा था तो वो भी करेगा। उसने कुछ नहीं कहा। कबीर वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ा। उसने अपने सामने से एक मोटा मकड़ी का जाला हटाया और आगे बढ़ा। दर्शित भी उसके पीछे चलने लगा। उनकी बाईं ओर दीवार थी और दाईं तरफ सीढ़ियों की रेलिंग। दीवार पर कई धूल जमी तस्वीरें लगी थी। दर्शित का मन हुआ किसी पर से धूल हटाकर उसे देखने का, मगर फिर डर लगता कि उस तस्वीर में से कोई उसे देख न ले। वो पहली मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ का डिजाइन भी निचले माले जैसा ही था। दो बड़े बड़े हॉलनुमा कमरे। कबीर हर तरफ देखने लगा। यहाँ भी कुछ फर्नीचर और कालीन वगैरह थे। यकीनन ये जगह काफी सुंदर रही होगी कभी। कबीर वहां भी हर तरफ घूमता, हर चीज को देखता रहा। डरा हुआ दर्शित बस कबीर को देखता रहा। वो वहां कुछ भी ज्यादा देखने से बच रहा था, डर जो लग रहा था। लगभग 20 मिनट बीत गए। अब कबीर को निराशा होने लगी थी। क्या यहाँ से भी वो खाली हाथ लौट जाएंगे? उसका दिल कह रहा था कि उसे यहाँ कुछ न कुछ मिलेगा। फिर उसके जहन में कौंध गया वो साया जो नीचे हॉल में मिला था, पर अब तो वो भी नजरों का धोखा लगने लगा था। वो ऊपर वाले माले के शयन कक्ष में थे। तभी उसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ, जैसे फर्श पर कुछ खुरदरा सा हो। उसने नीचे देखा तो वहां सड़कर कचरे में बदल चुका कालीन चिपका हुआ था। सुनो, कबीर बोला। हाँ, इसे हटाओ यहाँ से। क्या? और वो क्यों? दर्शित बोला। कबीर ने जवाब नहीं दिया और उस कालीन को हटाने लगा। उसका जो भी रंग रहा हो, अभी तो वो काला धूसर धूल की पपड़ी जैसा लग रहा था। कबीर ने उसे हटाया तो वो कई जगह से टूटा भी। दर्शित भी उसकी मदद कर रहा था। उसने एक खिड़की का कांच निकाल लिया था, जिससे खुरच कर उस कालीन को हटाने लगा। समय लगा क्योंकि वो कालीन फर्श पर चिपक सा गया था। जब वो कालीन पूरा हट गया और दर्शित ने सामने देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। वहीं कबीर के चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो झुककर फर्श को छू रहा था। वहां पूरा फर्श सीमेंट में लाल रंग मिलाकर पलस्तर से बना हुआ था। पुरानी इमारतों में ये इसी तरह होता था। पूरा फर्श सपाट था, मगर जहां कबीर खड़ा था उसके आसपास गोलाई का हिस्सा बाकी फर्श से अलग लग रहा था। कि ऐसा क्यों है इतना सा हिस्सा? दर्शित ने पूछा। क्योंकि इसे बाद में बनाया गया था, कबीर पूरी गंभीरता से बोला। क्यों? क्योंकि यह शायद टूट गया था। ओ हाँ, मगर कबीर बोलता हुआ रुक गया और सामने देखने लगा। कबीर ने भी उसे देखा। तो इस फ्लोर का फर्श टूटा हुआ है? दर्शित उलझन से बोला। नहीं दर्शित, कबीर उसकी देख मुस्कुराया। निचले फ्लोर की छत टूटी हुई है। टूटी छत, क्या समझे? अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।